हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th बोर्ड परीक्षा का जो इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, वो सब सारा चीज़ अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है। और अभी हम लोग साइंस का, फिजिक्स का कवर कर रहे थे। फिजिक्स का जो लास्ट यूनिट है उसका भी हम लोग कवर कर रहे थे। लास्ट यूनिट ऊर्जा का स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जिसमें एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट किए थे सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। और ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी का लास्ट लेक्चर रहेगी। ठीक है। जिसमें आपको हम होमवर्क दिए थे। ये होमवर्क क्या था कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब कि एक बार खत्म हो गया तो फिर दूसरा बार लाना मुश्किल है। तो सौर ऊर्जा एक बार खत्म हो गया, रात में खत्म होगा, सुबेरे आ जाएगा। पवन ऊर्जा ये भी हवा चलते रहती। विद्युत ऊर्जा ये भी कहीं से न कहीं से आ ही जाएगा। लेकिन ये जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अगर खत्म हुआ एक बार तो फिर कोयला पेट्रोल नहीं मिलेगा, फिर बैटरी से चलाना होगा गाड़ी, इलेक्ट्रिक बाइक। ठीक है। तो ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का सोर्सेस है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सोलर। सोलर, सौर्य सेल, सौर्य ऊष्मक, सौर्य कुकर, विद्युत मोटर। देखिए, सौर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो जो छत के ऊपर जो सोलर लगा हुआ रहता है ना, सोलर पैनल, वही ये काम करता है। इसका क्या हो जाएगा? सौर्य सेल हो जाएगा। सौर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, यानी सौर्य सेल इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 17 के बाद देखिए 18, एक उत्तम ईंधन है। आइडियल फ्यूल की बात कर रहा है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जल, गैस। तो आइडियल फ्यूल की बात किया जाए तो जो जैव गैस है, जैसे जैव गैस में LPG, CNG, ये सब आ जाएगी, तो ये एक आइडियल ईंधन है, आइडियल फ्यूल है। बहुत जल्दी खाना बन जाता है, कम हीट, मतलब ज़्यादा हीट देता है, थोड़ा सा लाइटर जलाइएगा तुरंत पकड़ लेता है, यही सब इसका गुण है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। देखिए, ये नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। एक नरौरा ये जगह का नाम है। ये किस राज्य में स्थित है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये जनरली उत्तर प्रदेश में है। कोई उत्तर प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं तो सब लोग बताइएगा जरूर। उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है नरौरा, और वही नरौरा नाभिकीय, मतलब नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वहाँ पे। वहाँ से भी न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ से भी जनरेट होती है। ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 19 के बाद देखिए 20, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के, मतलब जो जीवाश्म ईंधन होते हैं क्या वो नवीकरणीय सोर्सेस है या अनवीकरणीय वैकल्पिक? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन अगर एक बार खत्म हुआ तो फिर उसको बनाना मुश्किल है, तो ये अनवीकरणीय सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो। सरदार सरोवर बांध, ये सरदार सरोवर बांध, देखिए ये सरदार सरोवर बांध है। यहाँ से हाइड्रो पावर प्लांट, यानी यहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाता है। वही डैम लगा देगा, डैम के थ्रू पानी को सबको रोक दिया जाता है, फिर पानी में आ गया स्थितिज ऊर्जा। अदर साइड में क्या करेगा? डायनेमो जैसे फिट कर दिया जाता है, यहाँ से पानी गिराएगा और पानी से डायनेमो घुमा के वहाँ से बिजली उत्पन्न करेगा। वही है सरदार सरोवर बांध। ये सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? जीके का भी क्वेश्चन ये बनेगा, लेकिन अब वहाँ पे एनर्जी का सोर्सेस है तो इसीलिए इसमें डाल दिया गया है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जनरली किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। ठीक है। और नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी कौन सा स्टेट से होते हुए गुजरता है, ये आप लोग बताइएगा, जो जीके के छात्र लोग होंगे वे। तो 21 का क्या हो जाएगा? ये नर्मदा नदी पर बनाया हुआ है सरदार सरोवर बांध। 21 के बाद देखिए 22, टिहरी बांध की बात कर रहा है। यहाँ से भी बिजली उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पे भी हाइड्रो पावर प्लांट है टिहरी बांध पे। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी या फिर नर्मदा नदी? 22 का क्या हो जाएगा? तो ये टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। तो टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है, तो इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपको ये भी बताना है ना कि ये जो टिहरी बांध है कौन सा स्टेट में बांधा गया है? कौन सा स्टेट में टिहरी बांध? ये भी आपको कमेंट, यानी कौन सा राज्य में, ये कमेंट्स करके बताइएगा। 22 के बाद देखिए 23 क्या बोलता है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है?
देखिए ऐसा नहीं है कि पवन ऊर्जा भारत से बाहर उत्पन्न होता है, भारत में भी उत्पन्न होती है। भारत में जैसे पानी से बिजली बनिए जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट, कोयला से बिजली बनिए जाता है, फिर पवन ऊर्जा से भी बिजली बनाई जाती है। तो अगर ये बात किया जाए तो पूरा वर्ल्ड में कैवां स्थान है, पवनों का देश पहला तो डेनमार्क, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पवन है तो वहाँ से बिजली बन जाती है। और भारत कैवां स्थान पे? 5वां स्थान पे। ऑप्शन नंबर इसका डी बनेगा। 23 के बाद 24, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल कहने का मतलब सोलर प्लेट। तो सोलर प्लेट बनाने के लिए लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन, तो जनरली किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिकॉन का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन ना, यानी अर्धचालक, जिसको ऑप्शन नंबर सी। 24 के बाद 25, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो देखिए बांध के द्वारा, यानी बांध तो बना दिए, डैम बना दिए, और वहां से स्थापित जो टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा है वो किस रूप में रूपांतरित करता है? ज्वारीय ऊर्जा समझे, ये ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? ज्वारीय ऊर्जा जैसे समुद्र के किनारे अगर आप रहिएगा ना तो देखिएगा वहाँ पे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, मतलब कभी पूरा जोर से लहर आएगा, कभी लहर शांत हो जाएगा, वही ज्वारीय ऊर्जा। अगर मान लेते कि जोर से जब लहर आया, पानी का लहर, तो उस लहर का यूज करके वहाँ से हम लोग उस लहर का यूज करके उससे बिजली बना सकते हैं। वही यहाँ पे बोलता है कि वो जो ज्वारीय ऊर्जा आता है, उस ज्वारीय ऊर्जा को हम लोग किस ऊर्जा में कन्वर्ट करते, तो उस ज्वारीय ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो, यानी कितना का डिफरेंसेस रहता है, तब ओटीईसी काम करता है। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ओटीईसी का फुल फॉर्म लिख दें, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। देखिए ओटीईसी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित हो सके जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर। जैसे देखिए ये कहने का मतलब क्या हो रहा है, यानी वहां से भी बिजली बनाया जाता है। जैसे समुद्र है, ये समुद्र में पूरा पानी भरल है, अब क्या कर रहा है ना कि समुद्र के अंदर 2 किलोमीटर, समुद्र के अंदर 2 किलोमीटर गहराई, ये मान लेते 2 किलोमीटर गहराई है, यहाँ वाला पानी, ऊपर वाला पानी और नीचे वाला पानी, दोनों पानी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम बेसी है। तो नीचे वाला पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म टाइप का रहेगा, ऊपर वाला पानी ठंडा टाइप का रहेगा। तो यहाँ का जो टेम्परेचर का जो अंतर होता है ना, उस अंतर से भी बिजली बनाया जाता है। यानी कितना अंतर होना चाहिए तब हम बिजली बना सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंसेस होना चाहिए। अगर 2 किलोमीटर के अंदर, मतलब गहराई नीचे, समुद्र के नीचे 2 किलोमीटर के अंदर अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अगर अंतर डिफरेंसेस हो रहा है, तो उस जगह का टेम्परेचर से, पानी के नीचे वाला उस जगह के टेम्परेचर से हम लोग बिजली बना सकते हैं, और बिजली बना करके फिर हम लोग उसको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी समुद्र पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो खाली तो पानी है, स्थल तो बहुत कम है, तो खाली पानी है, तो समुद्र है, तो वहाँ से तो बिजली आसानी से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। आसानी से नहीं बनाई जा सकती, तो वहाँ पे प्रोसेसिंग पूरा होगा, वहाँ पे खर्चा भी होगी, इसमें मैनेजमेंट, नया टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करना होगा। तो कहना तो आसान होता है लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा जाती है। 26 के बाद 27, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जनरली हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, किस अभिक्रिया पे ये जनरली काम करता है? तो ये काम करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। हाँ हाइड्रोजन बम था ना, हाँ। और अगर परमाणु बम की बात किया जाए तो परमाणु बम हो जाएगा नाभिकीय विखंडन,
हाइड्रोजन बम हो जाएगा नाभिकीय संलयन। जो सूर्य से लाइट आता है ना, सूर्य से जो एनर्जी आता है वो भी नाभिकीय संलयन के थ्रू ही आता है। तो सब कंडीशन याद रखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर भी एक जगह का नाम है और वहाँ पे भी नाभिकीय विद्युत संयंत्र वहाँ पे भी बनता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पे भी स्थित है। तो जनरली कौन सा राज्य में स्थित है? तो वो जनरली महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से भी अगर वीडियोज देख रहे होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स के ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स करते हैं, फ़ोन भी करते हैं। तो अगर आप ये वीडियोज महाराष्ट्र तक पहुँची है तो वहाँ पे भी आप बताइएगा जरूर, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हिंदी रहती है, मराठी भी रहती है, तो वहाँ के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग लेक्चर देखते हैं। तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, 28 के बाद देखिए 29, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ये भी राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र के नाम है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र। ये कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में ये स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 के बाद देखिए 30, कलपक्कम, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कलपक्कम, ये तो जनरली साउथ का नाम है, साउथ इंडिया का नाम है। तो साउथ में जनरली कहाँ पे ये स्थित है? तो 13 नंबर का क्या आ जाएगा? ये तमिलनाडु। तमिलनाडु साउथ में नीचे चले जाइएगा तो ये तमिलनाडु में ही मिलेगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कलपक्कम। तो ये जनरली तमिलनाडु, ये तमिलनाडु दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और आगे काकरापार, देखिए काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार की बात कर रहा है, तो अगर काकरापार की बात किया जाए तो ये काकरापार इधर ही है, गुजरात में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो गुजरात में ये है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। 31 के बाद 32 देखिए, तो कैगा नाभिकीय संयंत्र, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? ये विद्युत संयंत्र से पूछता है क्वेश्चंस, और ये कंपटीशन में भी पूछ देता है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में जनरली स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित। इसको ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला? ऑप्शन नंबर आपको बी बनेगा। ठीक है, तो बस 32 यहीं तक आज का जो सेशन रहेगा यहीं तक रहेगा। अब देखिए आप लोगों का जो फिजिक्स था, क्लास 10th का जो फिजिक्स था, क्लास 10th का जो फिजिक्स था, और फिजिक्स से 5 गो यूनिट हम आपको कवर करवा दिए। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, मानव आंख और इसके रंग बिरंगे संसार, तीसरा में विद्युत, चौथा में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, पांचवा में सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। पांचों यूनिट से इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस करवा दिए फिजिक्स का। सारा लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आएगी, अभी साइंस का ही कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो केमिस्ट्री से रहेगा, और केमिस्ट्री को भी हम लोग यूनिट 1 से चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बस इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक करते हुए जाइएगा, और जो भी नए लोग होंगे सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।